नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्कूल क्लासेस में। हमने सेल चैप्टर शुरू कर रखा था 11वीं क्लास का। सेल के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शन ऑफ सेल पढ़ा था और एनिमल और प्लांट सेल का डिफरेंस पढ़ लिया था, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस पढ़ लिया था। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एक एक सेल ऑर्गेनल की डीप स्टडी कर रहे हैं। जैसे सेल के सबसे बाहर आउटिंग कवरिंग क्या आती है, सेल मेम्ब्रेन, और उससे भी बाहर आती है सेल वाल। सेल वाल बाद में देखेंगे, सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट कर रखा था हमने। तो लास्ट क्लास में हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में ये पढ़ा था कि वो सबसे कि 4 नाम है उसके, सेल मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा लेमा था वो फ्लो ने दिया था नाम, और जो क्रेमर ने दिया था सेल मेम्ब्रेन, जो फेमस हुआ। अब हम देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन किन किन कंपोनेंट की बनी हुई है। जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स। लिपिड कितना मिल रहा था, कार्बोहाइड्रेट कितना मिल रहा था, फैट कितना मिल रहा था, वो हमने देख लिया था। लिपिड और फैट एक ही बात होती है। जैसे कि प्रोटीन है, प्रोटीन कितना परसेंट मिल रहा था, 52% मिल रहा था। लिपिड कितना मिल रहा था, 40%, और 8% कार्बोहाइड्रेट मिल रहा था। अब हम ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो एनसीईआरटी में है, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1972 में। ये क्या है मॉडल, ये वो मॉडल है जिसमें सेल मेम्ब्रेन को सबसे ज्यादा अपनाया गया। इस मॉडल की वजह से सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बताया गया, जिसे सबसे ज्यादा अपनाया गया साइंटिस्टों के द्वारा। ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट मॉडल आ गया था, इससे पहले भी कोई मॉडल आए थे। जैसे सैंडविच मॉडल आया था, डेविडसन ने दिया था, और 1935 में आया था ये। और इसके बाद आया था यूनिट में सेल मेम्ब्रेन, वो रॉबर्टसन ने दिया था। तो ये बस एक बात बताने में फेल हो गए, ये कि सेलेक्टिव परमेबल नेचर बताने में फेल हो गए, जिसकी वजह से ये दोनों मॉडल फेल हो गए। फिर लास्ट में जो फाइनल मॉडल आया, ये फाइनल मॉडल आया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972, सिंगर और निकोलसन ने दिया था। तो अब इसकी ही डीप स्टडी पढ़नी है। यही मॉडल हमारे एनसीईआरटी में है। तो मैं आपको मेन फैक्टर बता रहा था, बताया था मैंने कि लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन से बना हुआ है सेल मेम्ब्रेन हमारा। देखिए, लिपिड की बाइलेयर मिलती है, एक ये मॉलिक्यूल लेयर और एक ये। तो लिपिड में भी कौन सा लिपिड मिल रहा था, फोस्फोलिपिड। और फोस्फोलिपिड में भी सब क्लास मिलती है, फोस्फोग्लिसराइड का सबसे ज्यादा फोस्फोलिपिड मिल रहा था। ये क्या है, ये पूरे बरीड हैं, बरीड मतलब ढसे हुए प्रोटीन थे, इन्हें टनल प्रोटीन बोलते हैं। ये 2 टनल प्रोटीन मिले थे, और बाकी एक प्रोटीन ये मिल रहा था जो पार्सली बरीड था, और ये बाहर मिल रहे थे पेरिफेरल प्रोटीन, एक ऊपर मिल रहा था। जो एंड ये आउटसाइड दी सेल लिख रखा है मैंने, ये क्योंकि ये सेल से बाहर वाला फेस है, और ये इनसाइड द सेल। इसके इनसाइड के सेल के अंदर क्या भरा होता है, साइटोप्लाज्म, फ्लूइड भरा होता है। तो साइटोप्लाज्म वाले फ्लूइड जिधर था उस एंड को बोल दिया साइटोसोलिक हाफ ऑफ बाइलेयर। कौन सा बाइलेयर, लिपिड्स का। ये था नॉन साइटोसोलिक हाफ ऑफ बाइलेयर, जहां मतलब साइटोप्लाज्म वाला एंड ना हो। साइटोप्लाज्म सेल के बाहर कोई होगा, अंदर होगा, तो इसलिए साइटोसोलिक बोला। तो हमने बोला था कि कार्बोहाइड्रेट भी मिले थे। अब बोलोगे कार्बोहाइड्रेट क्या है, ओलिगोसैकेराइड क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट है। 2 तरह के बीच में ये कोलेस्ट्रॉल जो था, ये भी तो लिपिड ही है एक तरह का। और ये ओलिगोसैकेराइड क्या है, ओलिगोसैकेराइड प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड जो है, ये ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट के अंदर आए थे। तो अब एक एक बारे में मैं फंक्शन में बता दिया। ये तो स्ट्रक्चर होगी कि कैसे अरेंज है प्रोटीन, कैसे अरेंज होता है, कैसे लिपिड अरेंज होता है, कैसे कार्बोहाइड्रेट अरेंज होते हैं। अब इनके एक एक बारे में फंक्शन पढ़ेंगे कि लिपिड्स का क्या फंक्शन होता है, किस वजह से लिपिड क्या फंक्शन करते हैं, क्यों। तो मैंने बताया जैसे कि लिपिड मेन कंपोनेंट होता है सेल मेम्ब्रेन में, सबसे ज्यादा जो है मेन कंपोनेंट, क्योंकि लिपिड की 2 लेयर मिल रही है। लिपिड के लेयर में ये हेड पोर्शन होता है, ये हेड है, गोल गोल जो है राउंड शेप का हेड होता है, और ये टेल है। ये एम्फिएबैटिक मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब जो लिक्विड के अनुसार नेचर होती है। हेड जो होता है हाइड्रोफिलिक होता है, और टेल जो है हाइड्रोफोबिक
फिलिक मतलब जो वाटर से लविंग करे, और जो हाइड्रोफोबिक जो डरे। जो ये टेल वाला पोर्शन है ये अंदर की तरफ है और हेड वाला आउटसाइड की तरफ है, बेशक वो सेल का बाहर वाला पार्ट हो या इनर वाला पार्ट हो। देख लीजिए जैसे इनर साइड में आ रहा है ये वाला पार्ट, ये हेड वाला पोर्शन है और ये बाहर की तरफ आ रहा है। तो इसका फंक्शन क्या है, एक तो हम बताते हैं कि लिपिड की वजह से सेल मेम्ब्रेन जो है इलास्टिक नेचर की होती है। इलास्टिक जो ये कि सेल टूट ना जाए, फट ना जाए, जिससे जितनी इलास्टिक लचीली होगी तो फ्लूइड से क्या जो साइटोप्लाज्म है अंदर फोर्स लगा रहा होगा, फट जाएगी नहीं। तो इलास्टिक नेचर किसकी वजह से मिलती है, लिपिड्स की तरह। कौन सा लिपिड मिलता है, फॉस्फोग्लिसराइड, मेन कंपोनेंट होता है सेल मेम्ब्रेन का। और लिपिड के जो टेल होती है ना, ये टेल जो पूंछ है, इसके अंदर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये क्या प्रोवाइड कराते हैं, ये एक्वस मीडियम को जाने नहीं देते, बाहर नहीं जाने देते, ना अंदर से बाहर आएगा, बाहर से अंदर आएगा। एक्वस मीडियम को से प्रिवेंट करते हैं कौन, ये जो टेल वाला पोर्शन है फॉस्फोलिपिड का। और फ्लूइडिटी जो है बढ़ाते हैं। फ्लूइडिटी से मतलब कैसे बोल रहे हो, फ्लूइडिटी मतलब जो इलास्टिसिटी है, फ्लूइडिटी नेचर की है। जो अगर जेल टाइप होती है, जेल कैसे है, जैसे फोर्स अप्लाई करा तो वो पिचक जाती है, वो प्रेस हो जाती है। अगर फोर्स हटाओगे तो वो रिफॉर्म हो जाते हैं, उसी फॉर्म में आ जाती है। तो फ्लूइडिटी कौन किसकी वजह से बढ़ता है, लिपिड की वजह से। अब क्वेसीफेरी लेटरल मूवमेंट है, क्वेसीफेरी लेटरल मूवमेंट जो है क्वेसीफेरी नेचर होता है फॉस्फोलिपिड की वजह से। क्वेसीफेरी जो ये प्रोटीन है ना अंदर, जो बरीड प्रोटीन है जो ढसे हुए हैं अंदर सेल मेम्ब्रेन में, इनका भी मूवमेंट होता है। यही क्या करेंगे अब हम जब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल पढ़ेंगे, इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है तो उसमें देखेंगे कि पार्टिकल जो अंदर के पार्टिकल है वो सेल से बाहर पहुंचाने हैं तो कुछ तो चैनल के थ्रू आ जाते हैं। देखो पोर फॉर्मेशन बाय द इंट्रिकल प्रोटीन, तो पोर फॉर्मेशन के थ्रू कुछ जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं वो किसके थ्रू आ जाते हैं, इस चैनल के थ्रू आ जाते हैं जो टनल प्रोटीन बनाते हैं। कुछ जो है ये जो टनल प्रोटीन पे बाइंड अप होते हैं और वो इनका लेटरल मूवमेंट होता है पूरे सेल मेम्ब्रेन में, और वो सेल से अंदर सेल से बाहर जाते हैं। ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ये एंजाइमेटिक रिएक्शन में हेल्प करते हैं, एंजाइमेटिक रिएक्शन में हेल्प करते हैं। और फोस्फोलिपिड का तो आपको मैंने बता दिया क्या है, क्वेसीफेरी मूवमेंट, क्वेसीफेरी फ्लूइड जो क्वेसीफेरी मूवमेंट है इसकी वजह से ही होता है, फोस्फोलिपिड की वजह से। अब मैं बताने जा रहा हूं दो चीज, ये है टनल प्रोटीन। दो तरह के प्रोटीन मिलते हैं, इंट्रीगल इंट्रेंसिक भी बोलते हैं, और टनल प्रोटीन उन्हें बोलते हैं जो पूरे बरीड होते हैं, अंदर तक ढसे होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। तो ये टनल प्रोटीन है, बीच में पूरे इस तरफ से ही वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस का मूवमेंट होता है। इंट्रेंसिक मूवमेंट और इंट्रीगल प्रोटीन इनका अनोदर नाम होता है। ये भी इंट्रीगल प्रोटीन है, जो ये है ना तो पार्शली बरीड है, तो इसे भी इंट्रीगल प्रोटीन है। जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मिले इंट्रीगल या इंट्रेंसिक, जो बाहर प्रोटीन मिलने हैं जैसे ये पेरिफेरल प्रोटीन, ये रहा पेरिफेरल प्रोटीन पे जो लिपिड जो प्रोटीन मिल रहा है उसे ग्लाइकोलिपिड बोल दिया, और जिस लिपिड को जो लिपिड की लेवल पे मिल रहा है तो उसे ग्लाइकोलिपिड मिल गया। हम क्वेसी फ्लूइडी नेचर पे थे। फ्लूइडी नेचर क्या है, जैसे मतलब कोई भी ये मान लो लेयर है, सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर प्रोटीन घुमाना है तो ये बाहर से मॉलिक्यूल लाया ये अंदर, तो ये कैसे मूवमेंट कराता है, ये ऐसे मूवमेंट कराता है। ये देखो आपको मैं दिखा के और समझ में आएगा। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है लिपिड की, तो ये बिल्कुल जेली टाइप होती है जिससे पार्टिकल्स का, प्रोटीन्स का, टनल प्रोटीन्स का इनका मूवमेंट हो जाए। जो कोई जैसे ऑक्सीजन अटैच हुई, ऑक्सीजन हर सेल तक जाती है, ऑक्सीजन अंदर, CO2 बाहर। तो ऐसी फ्लूइडी नेचर होती है फॉस्फोलिपिड की, और इसी नेचर की वजह से सेल की ग्रोथ होती है। सेल की ग्रोथ होती है फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन किसकी वजह से होती है, फ्लूइडी नेचर से होती है। और जैसे सेल डिवीजन है, सेल का टूटना किसकी वजह से होता है, सेल डिवीजन। अगर ये नेचर ना हो, अगर ये फ्लेक्सिबल ना होगी तो क्या होगी, सेल डिवीजन में हेल्प नहीं करेगा। और एंडोसाइटोसिस जैसे अमीबा होता है,
अमीबा ऐसे मैं लिख नहीं रहा। एंडोसाइटोसिस प्रोसेस क्या होता है, जब अमीबा किसी फूड को खाता है तो अंदर अपनी सेल मेम्ब्रेन को मोड़ के और बाइंड अप करके अंदर फूड ले लेता है और एंडोसाइटोसिस प्रोसेस हो जाता है। जैसे ये है कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल क्या है, लिपिड है। कोलेस्ट्रॉल क्या मेन फंक्शन है, हर चीज का फंक्शन है। कोलेस्ट्रॉल का क्या है, ये सेल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्टेबिलिटी मतलब कि इतना फ्लेक्सिबल भी नहीं होना कि बह जाए सेल, तो थोड़ा मजबूत भी होना चाहिए। मजबूती कौन प्रोवाइड करता है, कोलेस्ट्रॉल। और प्रोकैरियोटिक में ये हैप्पिनोइड नाम का सब्सटेंस होता है जो कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। प्रोकैरियोट में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, हैप्पिनोइड नाम का सब्सटेंस होता है जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। उसका भी सेम वर्क होता है कोलेस्ट्रॉल की तरह। और ये टनल प्रोटीन से अटैच है, ये टनल प्रोटीन से अटैच है। ये साइटोस्केलेटन होता है, साइटोस्केलेटन होता है जो एक तरह का प्रोटीन होता है जो सेल के स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है, जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। आप पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन, माइक्रोविलाई क्या है साइटोस्केलेटन। और जैसे ये है ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, ये फालतू में नहीं है, इनका भी बहुत अहम वर्क है। जैसे स्पर्म का ओवम के साथ इंटरैक्शन में हेल्प करता है। अगर स्पर्म ये ना होंगे तो क्या होगा, स्पर्म जो है रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा ओवम को, कि फीमेल ओवम को रिकॉग्नाइज इनकी वजह से होता है कि अगर फर्टिलाइज करना है तो ये दोनों ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन होने चाहिए, नहीं तो रिकॉग्नाइज नहीं होंगे। नहीं तो मेल का स्पर्म तो किसी भी एनिमल को फर्टिलाइज कर देगा, या ओवम का किसी मान लो घोड़े का स्पर्म है वो फर्टिलाइज कर देगा। ऐसे तो वो क्यों नहीं कर पाते, वो फेल हो जाएंगे क्योंकि ये रिसेप्टर की तरह एक्ट करते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। और 30 प्रकार के एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं सेल मेम्ब्रेन में। एंजाइम क्या है, एंजाइम, और आपने सुनी होगी डेफिनेशन, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। तो 30 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं सेल मेम्ब्रेन में। मेन एंजाइम एटीपेज नाम का एंजाइम होता है जो एटीपी पंप चलाने में हेल्प करता है, क्योंकि इसमें एटीपी पंप चलाने में सोडियम पोटासियम पंप जो आपने पढ़ा होगा वो यूज होता है। एटीपेज एंजाइम यूज होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगती है अगर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होना है तो हम ये बाद में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके बाद टॉपिक पढ़ेंगे। अब हम डिस्कस कर रहे थे फोस्फोलिपिड। फोस्फोलिपिड इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट होता है फोस्फोलिपिड। द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड दैट आर अरेंज्ड इन बाइलेयर। फोस्फोलिपिड 2 लेयर मिली थी बाइलेयर, एक का हेड बाहर आउटसाइड की तरफ था, एक का हेड इनर साइड था सेल के, और जो टेल थी आपस में मिली हुई थी वो एक्वस मीडियम से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही थी। Lipids are arranged within the membrane with polar head toward the outside and the hydrophobic tail toward the inside part. टेल थी हाइड्रोफोबिक टेल थी जो इनसाइड की तरफ थी, जो हेड थे आउटसाइड की तरफ थे, आउटसाइड द सेल और इनर साइड द सेल की तरफ हेड लोकेट थे। This ensured that the non-polar tail of saturated and unsaturated hydrocarbon is protected from the aqueous medium. जो टेल थे हाइड्रोकार्बन मतलब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनी हुई थी, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई रही थी एक्वस मीडियम। जो साइटोप्लाज्म था अंदर वो बाहर ना आ जाए, और बाहर वाला जो फ्लूइड है जैसे टिश्यू फ्लूइड भरा होता है या लिम्फ भरा होता है वो अंदर ना आ जाए। मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है वो ऐसे ही नहीं हो जाता, सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है। किसके थ्रू, लिपिड बाइलेयर के थ्रू और प्रोटीन के थ्रू मूवमेंट होता है। लिपिड कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड फोस्फोलिपिड। सबसे ज्यादा फोस्फोलिपिड मिलता है। फोस्फोलिपिड का भी कौन सा, फोस्फोग्लिसराइड नाम का फोस्फोलिपिड मिलता है। फोस्फोलिपिड लेयर प्रोवाइड फ्लूइडिटी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकॉज फोस्फोलिपिड आर रिच इन unsaturated fatty acid with are liquid in nature.
फोस्फोलिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लूइडिटी प्रोवाइड कराता है, क्योंकि फोस्फोलिपिड किससे बना हुआ है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बना होता है, जिसकी वजह से आसानी हो जाती है प्रोटीन के मूवमेंट के लिए। The quasi-fluid nature of lipid enable lateral movement of protein within the overall bilayer। यही बात जो बोली थी वो रिलेट करके देख लेना। The fluidy nature of membrane is also important in various functions like cell growth, formation of intercellular junction, endocytosis and cell division। जो फ्लूइडी नेचर है सेल मेम्ब्रेन की, ये किसमें हेल्प कर रही है? सेल ग्रोथ में, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन में, सेल डिवीजन में, एंडोसाइटोसिस में, जो अमीबा करता है। फूड जो लेता है अमीबा अंदर एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू लेता है। कोलेस्ट्रॉल इज आल्सो प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोलेस्ट्रॉल आर मोर रिजिड देन फोस्फोलिपिड, सो इट हेल्प इन स्टेबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि स्टेबिलिटी प्रोवाइड का वर्क होता है कोलेस्ट्रॉल का होता है, क्योंकि स्ट्रेंथ भी तो थोड़ी प्रोवाइड होनी चाहिए सेल मेम्ब्रेन को, सेल को। कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक। हैप्पिनोइड प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। हैप्पिनोइड प्रोवाइड करता है सेल मेम्ब्रेन जो प्रोकैरियोटिक की होती है। प्रोटीन पढ़ लेते हैं। प्रोटीन, टू टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दो टाइप के प्रोटीन मिलते हैं, इंट्रीगल और एक्सट्रेंसिक बोल देते हैं। इंट्रीगल को इंट्रेंसिक बोल देते हैं, एक्सट्रेंसिक बोलते हैं, पेरिफेरल बोल देते हैं दूसरा नाम जिनका है। इंट्रीगल प्रोटीन देख रहे हैं, इंट्रीगल प्रोटीन मतलब इंट्रेंसिक प्रोटीन। दीज प्रोटीन आर टाइटली बाइंड अप विद फोस्फोलिपिड, thus they can't easily remove from मेम्ब्रेन। ये जो इंट्रीगल प्रोटीन है ये टाइटली बाइंड अप होते हैं किससे? सेल मेम्ब्रेन से, जिससे आसानी से नहीं निकल पाते। और ये प्रोटीन जो हम देख रहे हैं, इंट्रीगल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन, ये किस बेस पे देख रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। कितनी आसानी से सेल मेम्ब्रेन से ये प्रोटीन निकाले जा सकते हैं। पेरिफेरल तो बाहर ही मिल लेते, डायग्राम में अभी देख के हटे हैं। और जो इंट्रीगल प्रोटीन और इंट्रेंसिक वो बिल्कुल अंदर तक बरीड थे, ढसे हुए थे, तो उन्हें निकालने में थोड़ा ज्यादा ताकत लगेगी। इंट्रीगल प्रोटीन आर टू टाइप, पार्शियली बरीड, टोटली बरीड। जो पार्शियली बरीड थे, जो आधे में सेल मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए हैं, तो उन्हें पार्शियली बोल दिया। टोटली जो टनल प्रोटीन जो थे किसके थ्रू हो रहे थे, जो चैनल बना रहे थे, वो पार्शियली टोटली बरीड थे, वो टोटली बरीड थे। सम इंट्रीगल प्रोटीन विच आर टोटली बरीड थ्रू दी complete thickness of membrane, these type of protein are tunnel और channel protein। उन्हें टनल प्रोटीन भी बोलते हैं, चैनल प्रोटीन, जो प्रोटीन पूरे सेल मेम्ब्रेन में धसे होते हैं। which provide passage for movement of water molecule material across the membrane। मैंने बताया था अभी कि जो टनल प्रोटीन है या चैनल प्रोटीन है वो प्रोवाइड करते हैं जो वाटर में सोल्यूबल हो सकते हैं, जो मिल सकते हैं वाटर के साथ, वो सोल्यूट का मूवमेंट किसके थ्रू होता है? टनल प्रोटीन या चैनल प्रोटीन के थ्रू। अब हम देखेंगे पेरिफेरल प्रोटीन। आइए, तो हम पेरिफेरल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बता रहे हैं। These are superficially arranged on outside and can be separated easily। These protein have enzymatic activity। ये कहाँ अरेंज होते हैं? सेल मेम्ब्रेन के आउटर साइड, मतलब सेल के बाहर। जैसे ये सेल है, या तो यहाँ अरेंज थे ऐसे, या अंदर तरफ सेल के साइटोप्लाज्म की तरफ, उसे साइटोसोलिक फेस बोलते हैं। और नॉन साइटोसोलिक फेस जो बाहर की तरफ था, सेल से बाहर, साइटोसोलिक फेस। ये साइटोसोलिक फेस था जो साइटोप्लाज्म की तरफ था। स्पेक्ट्रिन आर हेलिकल टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक प्रोटीन फाउंड ऑन साइटोसोलिक फेस टुवर्ड द साइटोप्लाज्म ऑफ मेम्ब्रेन दैट अटैच टू इंट्रिंसिक प्रोटीन। एक प्रोटीन जो बताया था, जब ये ऐसे अरेंज थे, एक लिपिड, एक प्रोटीन, दो प्रोटीन, टनल प्रोटीन थे जो चैनल प्रोटीन बोलते हैं, उनसे एक प्रोटीन निकल रहा था, इंट्रिंसिक प्रोटीन निकल रहा था। इंट्रिंसिक प्रोटीन से जो अटैच था, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन थे, क्योंकि ये पूरी सेल मेम्ब्रेन में कवर करते हैं। तो इनसे जो इंट्रिंसिक प्रोटीन से जो अटैच था, उसे स्पेक्ट्रिक नाम का एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं, जो हेल्प करता है
स्केलेटन बनाने में, जो साइटोस्केलेटन होता ही है, हेल्प नहीं करता है ही साइटोस्केलेटन। ठीक, ओलिगोसैकेराइड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओलिगोसैकेराइड कहाँ मिल रहे थे? बाहर मिल रहे थे। जो ग्लाइकोप्रोटीन से बोल दिया जो पेरिफेरल प्रोटीन की सरफेस पे मिल रहा था, जो लिपिड की सरफेस पे मिल रहा था उसे ग्लाइकोलिपिड बोल दिया। The oligosaccharide of glycoprotein and glycolipid on the outer surface of plasma membrane are involved in cell recognition mechanism. सेल रिकॉग्नाइजेशन मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। मान लो कि अगर बेस्ट एग्जांपल ऑफ सेल रिकॉग्नाइजेशन इज फर्टिलाइजेशन। क्या है? फर्टिलाइजेशन। कैसे करते हैं सेल एक दूसरे को रिकॉग्नाइजेशन? इन दोनों की वजह से। ये फर्टिलाइजेशन करता है स्पर्म ओवम को, तो ये सेल रिकॉग्नाइजेशन पावर की वजह से जो मिली है, किसकी वजह से? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की वजह से। वेयर स्पर्म एंड एग रिकॉग्नाइज टू ईच अदर, किसकी वजह से करते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ब्लड एंटीजन, मान लो बी पॉजिटिव है एक ब्लड, एक बी नेगेटिव है। बी पॉजिटिव वाले को बी नेगेटिव वाले ने ब्लड दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बी पॉजिटिव वाले ने अगर बी नेगेटिव को दे दिया, क्योंकि ये एंटीजन क्या है? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। बी पॉजिटिव वाले ने बी नेगेटिव को दे दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बी नेगेटिव वाले ने बी पॉजिटिव को दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ये एंटीजन है। RH फैक्टर बोलते हैं, जो मंकी के अंदर जीन मिलता है उसे रिहोस मंकी फैक्टर बोलते हैं। जो पॉजिटिव और नेगेटिव ये लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं। मान लो कि पॉजिटिव वाले ने नेगेटिव वाले को ब्लड दे दिया तो क्या होता है? दिक्कत हो जाती है। क्या? मौत हो सकती है इसकी वजह से। अगर ये गलत तरीके से ब्लड अगर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ये जो ब्लड एंटीजन है ये ऊपर, ये किसकी वजह से होता है? कि सेल रिकॉग्नाइज करते हैं, ये बताते हैं कि गलत टाइप का ब्लड चढ़ा दिया है हमारी वेन्स में, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड की वजह से होता है। सेल कहते हैं कि ये एंटीजन है, ये गलत ब्लड चढ़ा दिया, उसे किल करने लग जाती है और आफ्टर ऑल डेथ हो जाती है पेशेंट की। Plasma membrane have approximate 30 type of enzyme in which ATPase enzyme is important. ATPase enzyme help in active transport of material. 30 प्रकार के एंजाइम मिलते हैं का सेल मेम्ब्रेन की वाल में, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है 30 टाइप के प्रोटीन मिलते हैं, एंजाइम मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है एटीपेज एंजाइम, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। बहुत एंजाइमेटिक रिएक्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। अब क्या पढ़ेंगे? अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ या पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ कैसे होता है ये पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। आइए तो देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। दो तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं सेल मेम्ब्रेन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है एनर्जी के साथ, एनर्जी कंज्यूम होगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का कंज्यूम नहीं होता। अब पैसिव ट्रांसपोर्ट में ये देखो, पहले सेल मेम्ब्रेन का है, ये बायोलिपिड लिपिड बाइलेयर है, ये बॉक्स छह जो है बायोलिपिड लेयर है, ये लिपिड लेयर है, कहीं की लिपिड की बाइलेयर है। ये क्या है? ये प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है। एक प्रोटीन मैंने बताया था जो टनल प्रोटीन है, वो चैनल बनाता है। तो कुछ मॉलिक्यूल्स जो चैनल के थ्रू आते हैं वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंडर आते हैं। जो प्रोटीन, जो मॉलिक्यूल्स जो सिंपली डिफ्यूजन हो जाते हैं, जैसे वाटर का मूवमेंट जो होता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के होता है, तो उसमें प्रोटीन की जरूरत नहीं होती, कैरियर प्रोटीन की जरूरत नहीं होती। कैरियर प्रोटीन कहाँ है? ये कैरियर प्रोटीन है, ये कैरियर प्रोटीन है, ये चैनल प्रोटीन है। चैनल प्रोटीन में तो वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स आते हैं जो वाटर के साथ सोल्यूबल होके जाते हैं। वाटर का मूवमेंट कैसा होता है? सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू वाटर का मूवमेंट होता है, हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन। अगर ये चैनल प्रोटीन है, चैनल प्रोटीन का दूसरा नाम टनल प्रोटीन है। टनल प्रोटीन के थ्रू क्या होता था? वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स आते हैं टनल प्रोटीन के थ्रू। और कैरियर प्रोटीन जो है ये इनका है मेन रोल। इनमें जो है कैरियर प्रोटीन में
और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट है, ये कैरियर प्रोटीन पैसिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट है या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का अगर लो कंसंट्रेशन तो हायर कंसंट्रेशन किसी मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कराना है, और वो है कैसा, कैसा है वो, चार्जेबल है। चार्ज मतलब चार्जेबल, देखो एज पर पोलर मॉलिक्यूल, जो पोलर मॉलिक्यूल हैं अगर उनका मूवमेंट हो रहा है मूवमेंट होएगा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर। मान लो यहाँ सोडियम आयन कम है यहाँ के मुकाबले बाहर, ये बाहर है, आउटसाइड द सेल है, और ये इनसाइड द सेल है। अगर सोडियम आयन इनसाइड में कम है और बाहर ज्यादा है, तब भी सेल क्या कह रही है कि ये सोडियम आयन को बाहर निकालना है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट लेना पड़ेगा इस वाले कैरियर प्रोटीन को। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लो हो, मतलब लो टू हाई चले। लो यहाँ पे क्वांटिटी लो कम थी इनकी सोडियम आयन की, यहाँ मैक्स ज्यादा थी, मैक्सिमम थी, यहाँ लो तो लो थी या हाई थी यहाँ। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लो टू हाई चल रहा है इन आयंस का, चार्जेबल आयंस का। अगर चार्जेबल आयन है, यहाँ ये चार्जेबल आयन नहीं थी सिंपल डिफ्यूजन में और चैनल प्रोटीन में, कैसे न्यूट्रल सोल्यूट का मूवमेंट हो रहा था। यहाँ क्या है, कैरियर प्रोटीन किसका मूवमेंट कराएगा, जो चार्जेबल पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे उनका मूवमेंट कौन कराएगा, कैरियर प्रोटीन। कैरियर प्रोटीन जिनका वो कैरियर प्रोटीन जो हायर टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग मूवमेंट कराएं पोलर मॉलिक्यूल्स का, तो ये कैरियर प्रोटीन किस में इन्वॉल्व होंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट में या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। उम्मीद है समझ आया होगा। तो आगे देखते हैं पॉइंट वाइज। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। सबसे अहम फंक्शन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कराना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये बोलते हैं। द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेएबल ऑफ सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ इट। जो कुछ मॉलिक्यूल यहाँ है, कुछ मॉलिक्यूल यहाँ है, कुछ सभी मॉलिक्यूल के लिए नहीं होती सेल मेम्ब्रेन की सेलेक्टिवली परमेएबल नेचर अपेयर करेगी। वो किसके लिए, वाटर है, जैसे वाटर के लिए क्या सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होगा, उन्हें कोई जरूरत नहीं है सेलेक्टिव परमेएबल, क्योंकि सेल के मॉलिक्यूल्स जो बहुत ज्यादा नीड है उनके लिए सेलेक्टिव परमेएबल मेम्ब्रेन ऐसे वर्क नहीं करेगी सेल मेम्ब्रेन। हम यहाँ थे, मैनी मॉलिक्यूल कैन मूव ब्रीफली अक्रॉस द मेम्ब्रेन विदाउट एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड दिस कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो मॉलिक्यूल्स एनर्जी की जरूरत नहीं होगी उनके मूवमेंट कराने में, वो किसके अंडर आएंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट के। एज द पोलर मॉलिक्यूल कांट पास थ्रू द नॉन पोलर बाइलेयर ऑफ लिपिड, दिस दे रिक्वायर कैरियर प्रोटीन ऑफ मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जो पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल तो कहाँ आ रहे थे, जो चार्ज न्यूट्रल मॉलिक्यूल थे वो किसके थ्रू जा रहे थे, वो जा रहे थे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा था पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। जो पोलर मॉलिक्यूल थे वो जाएंगे किसके थ्रू, कैरियर प्रोटीन के थ्रू। वो कैरियर प्रोटीन के थ्रू उनका मूवमेंट होता है, फैसिलिटेटेड मूवमेंट भी बोल देते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी बोल देते हैं। किसका, जो कैरियर प्रोटीन है उन्हें फैसिलिटी प्रोवाइड है। न्यूट्रल सोल्यूट में move across the membrane by the process of simple diffusion along the concentration gradient, neutral higher concentrate to lower. Water molecule also move this membrane from higher concentration to lower concentration. Movement of water by diffusion is called osmosis. न्यूट्रल सोल्यूट है, न्यूट्रल सोल्यूट मतलब मॉलिक्यूल, अगर उनका न्यूट्रल सोल्यूट का मूवमेंट होता है हायर टू लोअर कंसंट्रेशन सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, लिपिड बाइलेयर के थ्रू ही हो जाता है। और वाटर के अगर स्पेशली वाटर का डिफ्यूजन हो रहा है तो उसके लिए क्या बोल दिया, डिफ्यूजन ऑफ वाटर इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। A few ion or molecule are transported across the membrane against the concentration gradient, thus lower concentrated to higher. कुछ molecules जो है, जो चार्जेबल आयन है, वो across the सेल मेम्ब्रेन को अक्रॉस करते हैं हायर लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अगर मान लो ये पानी ऊपर है नीचे, तो कोई भी चीज है ये आके गिर जाएगी
ये मान लो ऊपर से नीचे ही आई तो ये अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग आई। अगर मैं ऊपर को फोर्स लगाऊंगा तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ हमें मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कराना पड़ता है, तो इसमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो यही है एक्टिव ट्रांसपोर्ट कि द फ्यू आयन मॉलिक्यूल आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अक्रॉस द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट द लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। Such transport is energy dependent process in which ATP are utilized called active transport। इसमें ATP यूटिलाइज होती है इसलिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। सोडियम पोटासियम पंप इसका एग्जाम्पल है। सोडियम पोटासियम पंप सेल मेम्ब्रेन में मिलता है जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट करता है। अब कुछ टर्मिनोलॉजी बताऊंगा मैं आपको, जैसे एंडोसाइटोसिस दो प्रकार के होते हैं, पाइनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। जब पहले देखते हैं पाइनोसाइटोसिस या सेल ड्रिंकिंग। पाइनोसाइटोसिस या सेल ड्रिंकिंग इसलिए बोला क्योंकि इसमें जो लिक्विड का इंजेक्शन होता है लिक्विड मटेरियल का, जब लिक्विड मटेरियल ले अंदर तो उसे क्या बोलते हैं, पाइनोसाइटोसिस। किसकी फॉर्म में, वेसिकल के फॉर्म में लिक्विड को स्टोर करके लेती है, तो उन्हें बोल दिया है पाइनोसाइटोसिस या सेल ड्रिंकिंग। फैगोसाइटोसिस या सेल ईटिंग कब बोला, जब सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड को ले तो उसे बोला है फैगोसाइटोसिस। इंगेशन ऑफ सॉलिड कॉम्प्लेक्स मटेरियल बाय सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर ले रहे हैं इंगेशन ऑफ सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड तो बोलेंगे हम फैगोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस या सेल वोमिटिंग कब बोलेंगे, सेल वोमिटिंग। सेल वोमिटिंग बोलेंगे। इगेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द सेल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर वेस्ट प्रोडक्ट को अगर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकाल लिया तो इगेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन बोल देते हैं, या एक्सोसाइटोसिस या सेल वोमिटिंग बोलते हैं। तो हमने सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट कर लिया आज, तो सेल मेम्ब्रेन कंप्लीट कर लिया। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।